ઇશ્યુ સ્ટાર હેલ્થ એન્ડ અલાઇડ ઇન્સ્યોરન્સ પરિણામો તમને જોવા મળે છે સારા. આ વખતે ગ્રોથ સરસ જોવા મળી રહ્યો છે અને આવી પરિસ્થિતિમાં વધુ ચર્ચા કરીએ સ્ટાર હેલ્થ એન્ડ અલાइड इंश्योरेंस ना सीएफओ नीलेश कांबली अपने साथ है. नीलेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. और सबसे पहले तो ओपनिंग कमेंट्स चाहेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे नंबर्स जो है वो इस तिमाही में देखने मिले हैं. जो फरवरी के बाद थोड़ा सा एक एटमॉस्फेयर बन गया था, अब देख रहे हैं Q1 में फाइनली एक अच्छा ग्रोथ आता हुआ देखने मिला है. तो सबसे पहले तो बताइए सर, कैसे देखे आपने नंबर्स, कहाँ से सपोर्ट आया है, और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें सर. गुड आफ्टरनून. सी हमारी ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में 20% की हुई है. इंडस्ट्री की ग्रोथ 18% हुई है. रिटेल हेल्थ में हमारी ग्रोथ 19% की हुई है. तो हम इंडस्ट्री के ऊपर ग्रो कर रहे हैं. हमारा जो मार्केट शेयर है फॉर क्वार्टर वन वो 32% है, जो 3 टाइम्स ज्यादा है नेक्स्ट प्लेयर से इन रिटेल हेल्थ. So growth is in line with our expectation. Agency, which is our biggest channel, is contributing 81%. हमने बैंक और डिजिटल चैनल में काफी इन्वेस्टमेंट करी हुई है. बैंक का चैनल जो है हमारा कंटिन्यूअसली 50% के ऊपर ग्रो कर रहा है. डिजिटल चैनल में भी न्यू बिजनेस में हमारी ग्रोथ 25% के ऊपर रही है. तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अक्रॉस द सेगमेंट्स. हमने कहीं इन्वेस्टमेंट भी करी है. हमने 1000 सेल्स मैनेजर स्टेशन आइडेंटिफाई करे हैं टू पेनिट्रेट इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज. 410 सेल्स मैनेजर स्टेशन उसमें से ऑपरेशनल हुए हैं. तो हमने काफी इन्वेस्टमेंट भी करी है पीपल टेक्नोलॉजी में, ताकि हम फ्यूचर ग्रोथ भी मेंटेन कर पाए. ठीक है सर, अब आते हैं जो नए प्रीमियम है उसके ऊपर. जैसे फरवरी में हमने देखा था बजट में थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आता हुआ देखने मिला था 5 लाख प्लस के, जो एक अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद. फिर भी हमने देखा है नए प्रीमियम जो लोग ले रहे हैं, नए पॉलिसीज़ ले रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है. लोगों ने थोड़ा सा समझा भी है सिचुएशन को. सेंटिमेंट के हिसाब से अब यहाँ पे बात करें नीलेश जी. सी जो 5 लाख का जो रूल आया था कि 5 लाख के ऊपर टैक्स बेनिफिट अवेलेबल होगा नहीं, वो जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेबल होता है. हम हेल्थ इंश्योरेंस में है जिसमें जो टैक्स बेनिफिट है वो भी मिलता है. कस्टमर्स हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट समझ रहे हैं, कि हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस पे कर पाएगा, ताकि उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी. तो इट्स अ वेरी स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडिया विच इज हैपनिंग, एंड द पेनिट्रेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इज ग्रोइंग. तो ये बढ़ता ही रहेगा एज वी कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. डेफिनेटली आपने अच्छे से समझाया सर. अब हम समझना चाहेंगे मार्जिन्स के ऊपर, क्योंकि हम देख रहे हैं नए लोग आ रहे हैं मार्केट में इंश्योरेंस खरीदने के लिए, और ऑब्वियसली एक रीच भी काफ़ी अच्छा एक ब्रांड के तौर पे हमारे पास है. ऐसे सिचुएशन में बताइए कि किस प्रकार के सेंटिमेंट्स और मार्जिन्स किस प्रकार के अब यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं सर. या सी हेल्थ इंश्योरेंस में कंपटीशन हमेशा से रहा है. हमारी जो स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट ऑलवेज रिटेल हेल्थ में रही है, जहां हमारा एजेंसी से 81% आता है. हमने प्राइस जो है वो रिस्क बेस्ड प्राइसिंग बोलते हैं उसको, वो हमने करी है इन अवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट. तो हम प्राइस बढ़ा पा रहे हैं जहां पे हमको लग रहा है कि लॉस रेशियो ज्यादा है. हम रूरल एरिया में पेनिट्रेट कर पाए जहां पे हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट कम होती है. हमारे वॉल्यूम्स इतने ज्यादा है, तो हम क्या है ना, अच्छे से हॉस्पिटल्स के साथ निगोशिएट कर पाते हैं रेट्स. जो काफी कंपटीशन है, बट बिकॉज ऑफ आवर वॉल्यूम्स हमको कम रेट मिलते हैं हॉस्पिटल से, तो वो हमको प्रॉफिटेबिलिटी में काफी मदद करती है. हमारे वॉल्यूम की वजह से हमारे पास काफी डेटा है जिसका हम उपयोग करते हैं टू एंश्योर कि फ्रॉड कुछ है सिस्टम में तो उसको अच्छे से कंट्रोल और मैनेज कर पाए. तो प्राइस इंक्रीज से हम ग्रोथ ले पा रहे हैं, प्लस प्रॉफिट ले पा रहे हैं. सेकेंड इज क्लेम्स एफिशिएंसी, फ्रॉड मैनेजमेंट के थ्रू भी हम एफिशिएंसीज ला रहे हैं, जिससे हमको प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पा रहे हैं. ठीक है सर, अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इंश्योरेंस ऑब्वियसली एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अनटैप्ड मार्केट काफ़ी ज़्यादा है भारत में. अगर हम बात करें तो उसमें भी हेल्थ को लेकर भी अगर हम बात करें तो, लेकिन साथ ही साथ जो टैक्स ब्रैकेट्स वगैरह जो हैं वो अभी भी काफ़ी उसके ऊपर चर्चाएं होती रहती हैं. तो ये बताइए इससे कुछ सेंटिमेंट्स पे असर हुआ है कि नहीं, क्योंकि डेफिनेटली ग्रोथ तो आपके नंबर्स में देखने मिल रहा है, मतलब आपने कुछ तो किया है इसके लिए. प्राइसिंग जैसे आपने बताया, कंपटीशन काफ़ी इंटेंस है, प्राइसिंग भी टाइट रखने पड़ते हैं. ऐसे सिचुएशन में ये एंगल में थोड़ा सा समझना चाहूँगा. या सी हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट बहुत ज्यादा है. लोग बीमार हो रहे हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर के प्रमाण बढ़ रहे हैं. तो जब होता है आदमी को और जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसको फिर इंश्योरेंस मिलता नहीं है, उसको अपने जेब से खर्चा करना पड़ता है. एंड आज की डेट में हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रही है.
तो लोग ये चीज को समझ रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस की होने के बाद इंश्योरेंस लेना कोई मतलब नहीं बनता है, होने के पहले ही लेना बेहतर है, ताकि उसका बेनिफिट ले पाए अगर कुछ किसी को भी हुआ या किसी फैमिली मेंबर को हो गया। कोविड के टाइम पे स्पेशली लोगों ने देखा है कि कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, ये नहीं कि अकेले को हो सकता है, दो चार लोगों को भी साथ में कुछ हो सकता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी काइंड ऑफ थिंग। तो उस मामले में टैक्स बेनिफिट जो है वो एक चीज है, लेकिन जो एक्चुअल बेनिफिट है हेल्थ इंश्योरेंस का वो लोगों ने समझा है कोविड के टाइम पे, और वो इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। हम क्या करें, कस्टमर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए या उसको और बढ़ावा देने के लिए, पेनिट्रेशन इंक्रीज करने के लिए रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में काफी फोकस कर रहे हैं थ्रू स्मॉल स्मॉल ऑफिसेज, जहाँ पे जी। एजेंट्स काम कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट उनकी हो रही है, वो कस्टमर्स को उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, ताकि पेनिट्रेशन बढ़ता रहे और लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। ठीक है सर, आपने अच्छे से ये बात भी समझाई है और हम देख भी रहे हैं कि रिटेल में मार्केट शेयर जो है वो काफ़ी अच्छे से स्टेबल आपका रहा है। इसमें भी एक ये स्ट्रैटेजी आपकी थोड़ी सी काम कर रही होगी, क्योंकि सेमी अर्बन और अगर देखने जाएं थोड़े से रूरल एरिया ही हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा अनटैप्ड हैं और वहाँ पर भी अब रिक्वायरमेंट वगैरह की तो ज़रूरत होती है। तो ये एक बात। अब हम आते हैं पर्टिकुलरली सर सॉल्वेंसी रेशियो पे। क्या आपको लग रहा है कि ये गाइडेड रेंज के हिसाब से या फिर अगर अनुमानों के हिसाब से भी देखें तो आपको सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको, सॉल्वेंसी रेशियो को और अच्छे स्टेज पे आते हुए? या जो 30 जून को हमारा सॉल्वेंसी रेशियो था वो जी। 2.18 है, जो आईआरडीए रिक्वायरमेंट है वो 1.50 है। तो हमारा जी। सॉल्वेंसी रेशियो काफी इंप्रूव हो गया है। मार्च 2020 में ये 1.67 पे चला गया था, बिकॉज कोविड क्लेम्स काफी आ गए थे। 31 मार्च 2023 को ये 2.14 था। तो प्रॉफिट्स आने की वजह से, अच्छे रिजल्ट्स आने की वजह से सॉल्वेंसी रेशियो काफी इंप्रूव हो गया है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी कंफर्टेबल सॉल्वेंसी फॉर एनी इंश्योरेंस कंपनी, 2.18 जो है। डेफिनेटली सर, इस हिसाब से कंबाइंड रेशियो भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा उसमें जो कमी हुई है उसको भी आप कैसे देखेंगे, जिस तरह से आगे की सिचुएशन है, और क्या आपको लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में और इसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे? बिल्कुल। हमारा कंबाइंड रेशियो अगर देखें तो लास्ट ईयर इट वाज 98.24, जो अभी इंप्रूव होकर 97.30 पे आ गया है। तो देर इज अ 0.45% इंप्रूवमेंट इन द कंबाइंड रेशियो। हमने लास्ट ईयर पूरा साल 95.3% पे क्लोज करा था, जबकि फर्स्ट क्वार्टर में 98.24 था। क्या है ना कि इंश्योरेंस बिजनेस थोड़ा सा सीजनल होता है, लास्ट क्वार्टर में काफी कम क्लेम आते हैं, बीच में यस। क्वार्टर 2 या क्वार्टर 3 में एपिडेमिक्स होते हैं, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, तो उसमें थोड़े से ज्यादा क्लेम आते हैं। तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है ड्यूरिंग द ईयर, बट लास्ट ईयर हमने स्टार्ट 98.24 से किया था, हम क्लोज 95.3 से कर रहे थे। इस बार भी हमने अभी स्टार्ट 97.8 से करा है, और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट विल क्लोज बिटवीन 93 एंड 95 टुवर्ड्स द लोअर एंड। तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, लॉस रेशियो में भी 0.9% से लॉस रेशियो इंप्रूव हुआ है, विच इज वेरी वेरी एनकरेजिंग। ठीक है सर, और जो टोटल एक्सपेंसेस है क्या ये वन टाइम रहेगा कि इसका रिकरिंग इफेक्ट Q2 में भी आपको लग रहा है कि बढ़े हुए खर्च का थोड़ा सा असर आ सकता है बैलेंस शीट पे? नहीं, क्या होता है ना कि ईयर स्टार्ट होता है तो सैलरीज बढ़ती है। क्वार्टर एग्जैक्टली। 1 का जो बिजनेस होता है वो एग्जैक्टली। छोटा होता है, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 का बिजनेस इंक्रीज होता रहता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इनिशियली क्वार्टर 1 में हमेशा ज्यादा दिखते हैं, लेकिन वो अमोर्टाइज हो जाते हैं ओवर द ईयर। और जो हमारा लास्ट ईयर भी आप देखोगे तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा एक्सपेंस रेशियो 31.8% था, जो एंड हुआ था 30.3% पे। अभी 32.4% है। हमारे काफी प्लान्स है वॉल्यूम और ग्रोथ के, तो वो अपने आप 30% के आजू बाजू में आ जाएगा बाई ईयर एंड, तो वो एमोटाइज हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने समझाया सर। और हाल ही में हमने देखा था, पिछले अगर फिनेंशियल ईयर की भी बात करें तो भी IRDAI की तरफ से काफ़ी ज़्यादा विजिलेंट बना है वो, एक कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन, और काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन भी जो बिज़नेस है उसमें भी पिछले कुछ वक्त में आते हुए देखने मिले थे। अभी की जो सिचुएशन है, जैसे आपने भी कहा कि कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, लेकिन थोड़ा सा न्यूट्रल बनाने की कोशिश ज़रूर की है IRDAI ने। उनके जो ये स्टेप्स हैं उनको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में और भी कुछ मुद्दों पर टच इन करना ज़रूरी रहेगा? ले रही है, बिकॉज उनका विजन है 2047 में सबको हेल्थ इंश्योरेंस जी। होना चाहिए। तो काफी प्रोग्रेसिव स्टेप्स ले रहे हैं। लास्ट ईयर उन्होंने जैसे प्राइसिंग को डीरेगुलेट किया था, न्यू प्रोडक्ट्स फाइलिंग को डीरेगुलेट किया था, अब कंपनी के पास वो ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट्स में काफी सारे ऑप्शंस दे रहे हैं कंपनीज को।
वो बीमा सुगम की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल एम्पेनलमेंट की बात कर रहे हैं एट एन इंडस्ट्री लेवल, जिससे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज द रेट्स विच आर चार्ज बाय द हॉस्पिटल। सो काफी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है आईआरडीए, जो कि बेनिफिशियल है कस्टमर्स को भी और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ जाए कंट्री की। डेफिनेटली इन सारे मुद्दों पर ज़रूर नज़र रहेगी। आगे के लिए कोई अगर गाइडेंस या कुछ देना चाहें तो सर, मार्जिन पे, प्रॉफिट पे, या फिर प्रीमियम के कुछ स्टेजेस, अगर आपने कुछ यहाँ से आगे के लिए लक्ष्य रखा हो नीलेश जी। या हमारा गाइडेंस ये है कि मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में विल कंटिन्यू टू ग्रो अबाउट 20%। हमारा जो कंबाइंड रेशियो है वो 93-95 के बीच में रहेगा। एंड प्रॉफिटेबिलिटी विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर एनी कंपनी, वो 16-18% के रेंज में रहेगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो रेगुलेटर है वो जी। आईएफआरएस अकाउंटिंग मेथड भी इंप्लीमेंट करेगा, जिसके कारण जो कॉस्ट आज अपफ्रंट होती है वो अमोटाइज हो जाएगी, उसका भी बेनिफिट आएगा प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये आईएफआरएस जो है 1 अप्रैल 2025 तक इंप्लीमेंट हो जाएगा फॉर लिस्टेड कंपनीज, दैट अगेन विल बी बेनिफिशियल टू अस। डेफिनेटली इन सारे मुद्दों पर ज़रूर नज़र रहेगी। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर।